प्रथम प्रकाशन इस ग्रंथ का आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी के जीवन काल में ही हो चुका था 1930 में। उसके संपादक और प्रकाशक लखनऊ के पंडित आद्यादत्त ठाकुर थे। दूसरा संस्करण महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी के संपादकत्व में जयपुर से हुआ था। और ये जानकर आप सभी को प्रसन्नता होगी, जैसा कि इस ग्रंथ की भूमिका से विदित होता है कलानाथ शास्त्री जी की, कि महाराजा संस्कृत कॉलेज के, जो कि जयपुर राज्य में उच्चतर श्रेणी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था, उस महाराजा संस्कृत कॉलेज की उच्चतर श्रेणी की परीक्षाओं में इस ग्रंथ का एक अंश पाठ्यक्रम में निर्धारित था। अर्थात यह पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता था। ग्रंथ अत्यंत दुरूह है और बहुत सी नई ऐतिहासिक एवं भौगोलिक भारतवर्ष विषयक तथ्यों को प्रकाशित कर रहा है। फिर भी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी ने अत्यंत परिश्रम के साथ इसका हिंदी अनुवाद किया। तो आप उस विभाग से जुड़ी हुई हैं और आपके द्वारा जो सूचनाएं प्रस्तुत की गई, वे सूचनाएं अत्यंत विस्तृत, महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रामाणिक हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर सरोज कौशल जी को इसके लिए हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी आदरणीय मधुसूदन ओझा जी के अवदान से परिचित हैं। आदरणीय मधुसूदन ओझा जी ने जब भारतीय विद्याओं पर कार्य करना प्रारंभ किया तो उन्होंने अपना संपूर्ण शोध फलक का एक ढांचा प्रस्तावित किया और यह ढांचा इंद्र विजय के प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर अंकित था। इसमें इन्होंने द्वादशवाद को अंकित किया था। उसमें प्रथम था विज्ञानीति वृत्तवाद और उस विज्ञानीति वृत्तवाद के अंतर्गत इन्होंने 5 उपाख्यानों के नाम से 5 ग्रंथ लिखने का उनका निर्णय लिया था। उसमें एक ग्रंथ है भारतवर्षीय आर्योपाख्यान और वही भारतवर्षीय आर्योपाख्यान इंद्र विजय के रूप में आज हमारे बीच प्रकाशित होकर उपस्थित है। ये 5 उपाख्यान जो आपने विज्ञानीति वृत्तवाद के अंतर्गत प्रकाशित किए, ये थे जगतगुरु ब्रह्मोपाख्यान, स्वर्ग दैवतोपाख्यान, भारतवर्षीय आर्योपाख्यान, परिषद ब्रह्मोपाख्यान और द्वादश विज्ञानोपाख्यान। इसमें जो तृतीय है भारतवर्षीय आर्योपाख्यान, यही उपाख्यान जो भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और भारतवर्ष के प्राचीन भूगोल को अत्यंत प्रामाणिक रूप से वैदिक उद्धरणों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करता है। आपने जगतगुरु वैभवम नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका उल्लेख अभी मणिशंकर जी ने किया और उस ग्रंथ के एक पद्य को भी मणिशंकर जी ने भी प्रस्तुत किया। यदि हम इंद्र विजय ग्रंथ के उपरांत यदि जगतगुरु वैभवम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम उसके महत्व को विशेष रूप से जान सकते हैं। इसलिए इंद्र विजय ग्रंथ के अध्ययन के उपरांत जगतगुरु वैभवम ग्रंथ के अध्ययन का विशेष महत्व रहता है। जगतगुरु वैभवम ग्रंथ में वैदिक आख्यानों को कथा के रूप में आदरणीय ओझा जी ने प्रस्तुत किया है और ये दोनों ग्रंथ ऐसा माना जाता है कि परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक इंद्र विजय का महत्व है, एक बात और मैं कहूंगा आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी के विषय में कि संपूर्ण भारतीय विद्याओं के क्षेत्र में आपकी जो ख्याति है वो 2 अवदानों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। एक तो आपने वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई और वेद विज्ञान को नए रूप में विचार करने के लिए संपूर्ण भारतीय जनमानस और विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया। दूसरा,
आपने इतिहास की नई दृष्टि से, इतिहास और भूगोल की नई दृष्टि से उपस्थापना की। ये दो अवदान आदरणीय ओझा जी के बड़े महत्वपूर्ण हैं और इतिहास और भूगोल को नई दृष्टि से उपस्थापित करने के लिए आपने इंद्र विजय ग्रंथ को लिखा। पाश्चात्य इतिहासकारों ने हमको जो सिखाया और बांध दिया भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को अपनी दृष्टि से, और उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी कि इसके आगे या इसके पूर्व भारतवर्ष कुछ नहीं है, उसका बड़ा सटीक और प्रामाणिक खंडन इंद्र विजय के अध्ययन के माध्यम से होता है। और हम छात्रों को भारतवर्ष के वैभव से, ऐतिहासिक और भौगोलिक वैभव से अच्छी प्रकार से परिचित करा सकते हैं। अतः आदरणीय पंडित मधुसूदन ओझा जी भारतीय वैदिक विज्ञान के संस्थापक मनीषी होने के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भूगोल की स्थापना करने वाले अत्यंत मनीषी विद्वान के रूप में इस ग्रंथ के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस ग्रंथ के प्रकाशन से भारतवर्ष के प्राचीन भूगोल तथा इतिहास पर जो भी आधुनिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं या प्राक्तन दृष्टि से विचार कर रहे हैं, उन सभी विद्वानों को अपनी अनेक स्थापनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ये बात हम इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पूर्ण अधिकार के साथ उद्घोषित कर सकते हैं। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर कौशल जी ने, सरोज कौशल जी ने हमारे सम्मुख संपूर्ण इंद्र विजय महाकाव्य की एक सिनॉप्सिस प्रस्तुत की और बताया कि इसका प्रतिपाद्य क्या है। इसमें एकादश प्रसंग हैं, लेकिन इन एकादश प्रसंगों में भूगोल और इतिहास के अतिरिक्त कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय मिलते हैं, इन पर विचार करना हमें चाहिए। इसमें भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष का रहन सहन, भारतवर्ष का खान पान क्या था, भारतवर्ष का पहनावा क्या था, भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाएं क्या थी, इस पर आदरणीय सरोज कौशल जी ने चर्चा की। और इसी प्रकार से भारतवर्ष की जो इसका भारत परिचयाख्य जो प्रथम प्रक्रम है, भारतवर्ष की युद्ध परंपरा क्या थी, किन किन प्रकार के अस्त्र शस्त्र भारतवर्ष में पाए जाते थे, रामायण कालीन शस्त्रों की पूरी सूची इसमें अंत में प्रस्तुत की है। तो भारत परिचयाख्य नामक जो प्रथम प्रक्रम है, इसके अतिरिक्त द्वितीय है आर्यदासीयाख्य। आर्यदासीयाख्य प्रक्रम में आपने खंडन किया कि आर्यों का भारतवर्ष में विदेश से आगमन हुआ। एशिया माइनर से मानते हैं पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य विद्वान, और कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। लेकिन आचार्य ओझा जी ने इसका तार्किक रूप से बड़ा ही सटीक खंडन किया और कहा कि एशिया माइनर भी किसी समय भारतवर्ष का ही हिस्सा था। अतः आर्य भारतवर्ष में बाहर से नहीं आए। विज्ञान भवनम और दस्युनिग्रह और इंद्र विजयाभिनंदनम, ये अन्य इसके प्रक्रम हैं। जो प्रथम प्रक्रम है भारत परिचयाख्य, उसके विषयों को भी आदरणीय सरोज कौशल जी ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन इन विषयों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ये संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी, निरंतर चलने वाली संगोष्ठी है और साल भर इस ग्रंथ का पारायण विविध विद्वानों के द्वारा विभिन्न दृष्टियों से किया जाएगा। लेकिन प्रथम प्रक्रम को ही यदि हम देखते हैं तो इसमें त्रैलोक्य से प्रारंभ करके जो इसमें प्रसंग है, एकादश प्रसंग है, उसमें त्रैलोक्य से प्रारंभ करके और लंका पर्यंत जो 5 प्रसंग हैं, ये भारतवर्ष के भूगोल पर केंद्रित हैं। त्रैलोक्य प्रसंग,
नामधेय प्रसंग, सीमा प्रसंग, उपद्वीप प्रसंग और लंका प्रसंग। ये भारतवर्ष के भूगोल से संबंधित हैं। परंतु इसके बाद आने वाले जो 3 प्रसंग हैं, भारतीय भाषा प्रसंग, वर्ण मातृका प्रसंग और लिपि प्रसंग, ये भारतवर्ष का जो ज्ञानात्मक पक्ष है, उस ज्ञानात्मक पक्ष को अत्यंत ही विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद जो 2 प्रसंग आते हैं, वे हैं सभ्यता और धर्म का प्रसंग। ये सभ्यता और धर्म के प्रसंग ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय आचार व्यवहार से हमको परिचित कराते हैं। और अंत में आता है आपका विद्या प्रसंग, जिसमें भारतवर्ष की जो शास्त्र परंपरा है, जो ज्ञान राशि है, उसको विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मैंने इस ग्रंथ को देखा और विशेषकर इसके प्राकृतन और भूमिका को विस्तार के साथ पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरा का पूरा जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को देखा, क्योंकि 450-500 पेज का विशाल का ग्रंथ है। इसमें अनेक नए तथ्य हैं जो कि आज भी हमारे व्यवहार से बाहर हैं, हमारे अध्ययन और हमारे व्यवहार से बाहर हैं। उनको समझने के लिए एक हमें विशेष दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो बहुत बड़ा अवदान इस ग्रंथ का है, वो यह है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा आचार व्यवहार ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रारंभ नहीं होता। जैसा कि जो आर्कियोलॉजी वाले पुरातत्ववेत्ता प्रमाणित करते हैं, कार्बन डेटिंग इत्यादि के माध्यम से, उन्होंने जो सिद्ध किया, इसका ये बड़ा एक कठोर खंडन करता है इंद्र विजय ग्रंथ, कि भारतवर्ष का इतिहास हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रारंभ नहीं होता। जहां तक वेद का प्रश्न है, वेद के विषय में बड़ा स्पष्ट है, पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम अशक्यम चाप्रमेयञ्च वेदशास्त्रमिति स्मृतिः चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। ये बात बड़ी स्पष्ट वेद के विषय में कही गई है। और इसके अतिरिक्त अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः, ये बात हमें महाभारत में भी मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि वेद में घटनाओं का वर्णन है तो अवश्य उसका आविर्भाव हुआ होगा और उसमें निश्चित ही इतिहास उपनिबद्ध है। आगे भी हमारे यहाँ कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपरिंगेत विवेद जल्पश्रुतात् वेदो मामयम प्रहिरष्यति। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वेद इतिहास से युक्त है। पुराणों के विषय में जो माना जाता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम और पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणास्पदम, ये मत्स्य पुराण में बोलता है। लेकिन मणिशंकर जी ने जैसा भी उल्लेख किया जगतगुरु वैभवम का, कि यद विश्वशिष्टेरितिवृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणमाहु यच्चेतनानां तु नृणां चरित्रं पृथक् कृतं स्यात् स इहेतिहासः। ये ओझा जी ने पुराण और इतिहास का भेद किया है कि यद विश्वशिष्टेरितिवृत्तमासीत् पुरातनम तद्धि पुराणमाहु, जो इतिवृत्त था उसको हमने पुराण माना, लेकिन विश्व सृष्टि का। और यच्चेतनानां तु नृणां चरित्रम पृथक् कृतं स्यात् स इहेतिहासः, उसको आज हम इतिहास के रूप में मानते हैं। ये बात उन्होंने विश्व सृष्टि इतिहास के संदर्भ में विश्व सृष्टि पुराण को विश्व सृष्टि इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए लिखी। ओझा जी के इस ग्रंथ का जो हम अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि नास्ति पृथिव्याम सोर्थो वीर्यात् पूर्णान्नयः सिद्ध्येत्
दैवात योगात यज्ञात तपसो मंत्रान महौषधि। कोई भी सृष्टि में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसा तत्व नहीं है जिसकी सिद्धि हम अपने तप के बल से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को तप के बल पर आगे बढ़ना चाहिए और सृष्टि में अपने सामर्थ्य के अनुरूप अधिक से अधिक तपस्या करते हुए सृष्टि के में व्याप्त जो ऐश्वर्य है, समृद्धि है, उसका उपार्जन करना चाहिए। इस प्रकार से यदि देखें तो भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, इसका एक प्रामाणिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाला यह ग्रंथ प्राप्त होता है। आदरणीय सरोज कौशल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतवर्ष को दो भागों में विभक्त करते हैं ओझा जी। एक तो पूर्वी भारत और दूसरा है पश्चिमी भारत। पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतम भवति अनयोरस्ति विभाजक एष नदः सिंधुरिति विद्या। तो सिंधु नदी के उस पार जो स्थित है उसको पश्चिमी कहा और सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित है उसको पूर्व कहा, पूर्वी भारत इन्होंने कहा। और दो शब्द इन्होंने बोले हैं, एक तो आर्यावत और दूसरा है आर्यायण। आर्यावर्त शब्दो भवति यथा भारते पूर्वे, जो भारतवर्ष जो सिंधु के पूर्व में है उसको आर्यावर्त कहते हैं। और जो पाश्चात्य भी तथास्मिन् आर्यायण शब्द ईरानी, और जो उसके पश्चिम में है, जो सिंधु के पश्चिम में है, जो ईरान इत्यादि है, उसको आर्यायण कहते हैं। ये दो शब्द आपने माने। इसके बाद कहा कि तत्सिंधुना विभक्तम तंद्रेन्द्रम भारतम पूर्वम तत्पश्चिमम तो भारतम अस्तीदम वारुणम विद्यात। उन्होंने कहा कि जो पूर्वी भारत है उसको ऐन्द्र भारत के रूप में हमें जानना चाहिए और जो पश्चिमी भारत है उसको हमें वारुण भारत के रूप में मानना चाहिए। दूसरी बात जो आर्यों के बाहर से आने का खंडन करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत की वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ओंकार एष येषाम अविशेषान मंत्र आराध्यः येषाम भिन्नमता नाम अप्यत्रास्तेक बंधुत्वम। ये जो आपका भारतवर्ष है इसमें एकमात्र मंत्र है ओंकार, जिसको सभी, जिसकी आराधना सभी करते हैं। और भिन्न मतों के अनुयायी हैं, यहाँ पर शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, सभी हैं, बौद्ध है, जैन है, सना सभी हैं, लेकिन उनमें एक बंधुत्व है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम। इन सब वैदिक एकत्व की भावना की ओर आदरणीय ओझा जी ने संकेत किया और कहा कि येषाम शास्त्रम वेदः चातुर्वर्ण्ये विभाजितो धर्मः धेनुर्गंगाराध्या तेषाम देशोस्ति भारतम वर्षम। ये भारतवर्ष का स्वरूप आपने सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत किया कि येषाम शास्त्रम वेदः, जिनका शास्त्र है वेद, चातुर्वर्णे विभाजितो धर्मः, धर्म को उन्होंने चातुर्वर्ण में विभक्त कर दिया, धेनु गंगाराध्या, और यहाँ पर सर्वोच्च आराध्य है धेनु, गौ और भगवती गंगा की अत्यंत पवित्र धार, तेषाम देशोस्ति भारतम वर्षम। आप देख लीजिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके लाटप प्रदेश से लेकर और आपके गौड़ देश तक, आसाम तक, भारतवर्ष की भावना एक है। ये बात अभी जो अयोध्या में ऐतिहासिक क्षण उपस्थित हुआ भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के समय, उसमें भी हमने को देखने को मिली कि न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व स्तर पर समस्त सनातनियों ने उसका स्वागत किया। आर्यास्तेमी उदितास चातुर्वर्णे विभाजिता लोकाः तेषाम सोयम देशो न तो परतेषादिहागता एते। ये साफ कहते हैं ओझा जी कि ये जो आपके आर्य हैं ये परदेशात इह न आगता एते,
ये आर्य हैं, उदिता यहीं पर इनका उदय हुआ, चातुर्वर्ण्य विभाजिता लोके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको हमने अपने जीवन को इसमें विभक्त किया और 4 आश्रम बनाए, चातुर्वर्ण बनाए, और उसके बाद हमने एक सांस्कृतिक निधि के रूप में इस देश का निर्माण किया। ये बातें आदरणीय ओझा जी ने अपने ग्रंथ में विशेष रूप से प्रस्तुत की हैं। इन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए, इनका प्रचार करना चाहिए, और भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति के उन्नयन के विषय में इंद्र विजय महाकाव्य का जो अवदान है, उस अवदान को आज की पीढ़ियों के सम्मुख किसी प्रकार से संगोष्ठियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए।